Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture, we are going to study about combined rotational and translational motion. डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती हैं. स्ट्रेट लाइन मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन भी कहा जाता है. जैसा कि मोशन ऑफ अ प्लेन है, एरोप्लेन स्ट्रेट लाइन में मूव करता है. उसी तरह मोशन ऑफ सबमरीन होती हैं. सबमरीन जिनको हम आबदोज़ें कहते हैं, वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं. ऐसी मोशन जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन है. जबकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सर्कल में घूमती हैं, जैसा कि जो फैन होता है उसके पर होते हैं. इसी तरह जो क्लॉक की सुइयाँ होती हैं वो जो प्योर रोटेशनल मोशन है इनकी. इसी तरह हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक में ऐसी मोशन जिसमें रोटेशनल मोशन भी मौजूद है और ट्रांसलेशनल मोशन भी मौजूद है. इसे हम कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं. उसकी क्या एग्जांपल है? डेली लाइफ में व्हील इसकी बेस्ट एग्जांपल है. व्हील जो होता है, गाड़ियों का व्हील है या साइकिल का व्हील है, जो अपने गिर्द भी घूमता है और मूव फॉरवर्ड भी करता है और आगे की तरफ भी जाता है. आगे की तरफ जाना ट्रांसलेशनल मोशन और अपने गिर्द घूमना रोटेशनल मोशन है. तो ये दोनों मोशन जो है एट अ टाइम हो रही होती हैं. ऐसी मोशन को हम कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं. ये फिगर में आप एक बॉडी देख सकते हैं. ये बॉडी जो है, हम सपोज करते हैं इस बॉडी को कि ये इसके अंदर कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन मौजूद है. ये एक बॉडी हमने कंसीडर किया है जिसकी मैस कैपिटल एम है. बड़ा एम या कैपिटल एम इसकी टोटल मैस है. और ये बॉडी जो है हम सपोज ये करते हैं कि ये ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है और रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, लाइक व्हील. अब इस बॉडी का ये सी पॉइंट जो सेंटर ऑफ मैस है, सेंटर ऑफ मैस से इसकी जो पोजीशन है हमने किसी ओरिजिन से किसी पॉइंट से लोकेट की है, शो की है. तो ओ पॉइंट से इसकी जो पोजीशन है उसको हमने ओ को सी से ये मिला दिया है. इसको हमने आर सी एम कहा है. आर इज अ पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर जो है वो हम जानते हैं किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी की पोजीशन को वो शो करता है फ्रॉम द ओरिजिन. तो ये ओरिजिन है. ओरिजिन से सेंटर ऑफ मैस की पोजीशन को आर सी एम मीन सेंटर ऑफ मैस. सेंटर ऑफ मैस की पोजीशन ये लोकेट की गई है, शो की गई है. इसी तरह इस बॉडी के ऊपर हमने एक पार्टिकल ले लिया है. क्योंकि ये बॉडी जो है ये मैनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो हमने क्या किया, हमने कि इसका कोई एक पार्टिकल ले लिया. वो एक पार्टिकल जो है ये पी पॉइंट पे लिया है. इसकी मैस हमने कही है एम आई इसकी मैस है. और ये पी से इसको डिनोट किया कि पी वो पॉइंट है जहाँ पे हमने एक बॉडी लिया, एक पार्टिकल लिया जिसकी मैस एम आई है. अब इस पार्टिकल की पोजीशन जो है वो ओरिजिन से कितनी है, उसको हमने आर आई कहा है. आर आई सेंटर ऑफ मैस को आर सी एम, और ये जो पार्टिकल लिया है इसकी मैस एम आई और इसकी पोजीशन को आर आई हमने आर आई कहा है. अब इसकी पोजीशन सेंटर ऑफ मैस से कितनी होगी, सी पॉइंट से पी तक, सी से पी तक, इसको हमने आर आई प्राइम कहा है. आप देख सकते हैं कि ये हेड से हेड मिला हुआ है और यहाँ पे टेल से टेल मिली हुई है. ये जो आर आई है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है. तो आर आई किसके इक्वल होगा, आर आई इज इक्वल टू आर सी एम प्लस आर आई प्राइम. आर सी एम प्लस आर आई प्राइम, इन दोनों का सम करोगे तो हमारे पास बनेगा आर आई. ठीक, ये फिगर से हम अगर हम आर आई निकालना चाहें तो आर आई इज इक्वल टू आर सी एम प्लस आर आई प्राइम हम लिख सकते हैं. ये पार्टिकल जो है P इज लोकेटेड एट पोजीशन आर आई रिलेटिव टू ओरिजिन O. जो P पॉइंट हमने लिया है बॉडी के ऊपर, जिसकी मैस एम आई है, उसकी पोजीशन हमने
आर आई से डिनोट किया है ओरिजिन के लिहाज से, आर आई प्राइम जो है वो रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। अब उसी बॉडी की सेंटर ऑफ मास से अगर पोजीशन लेंगे तो वो आर आई प्राइम होगी। समझ आई बात की? नो, द किनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू ओरिजिन ओ इज, अब उस पार्टिकल जिसकी मास एम आई हमने ली है, पी पॉइंट पे पार्टिकल जो लिया है, उसकी किनेटिक एनर्जी कितनी होगी? किनेटिक एनर्जी होगी ओरिजिन के लिहाज से हाफ एम आई वी आई स्क्वायर, जो किनेटिक एनर्जी का फार्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो आयत पार्टिकल लिया हमने, या कोई भी बॉडी के अंदर पार्टिकल लिया, उसकी किनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। ये एंड टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कैन बी रिटन एज, अगर हमने पूरे बॉडी की किनेटिक एनर्जी लिखनी है तो क्या करेंगे? इन किनेटिक एनर्जी को सम कर देंगे, ये सिग्मा सुमेशन ले लेंगे, सिग्मा आई इज इक्वल टू एन तक जितने भी हमने बॉडीज लिए होंगे, जितने भी पार्टिकल लिए होंगे, उन तमाम पार्टिकल्स की टोटल किनेटिक एनर्जी जो होगी वो सबको निकालने के लिए सबको जो है वो सम कर लेंगे, सम हाफ एम आई वी आई स्क्वायर, दिस इज कैपिटल के टोटल एनर्जी। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। फ्रॉम फिगर आर आई इज इक्वल टू आर सी एम प्लस आर आई प्राइम, जैसा कि मैंने बताया था पहले कि जो आर आई है ना, ये पार्टिकल पी की जो पोजीशन है वो ओरिजिन के लिहाज से वो आर आई है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर आई, ठीक। और जो आर सी एम है ये सेंटर ऑफ मास से पोजीशन है, और जो आर आई प्राइम है, जो आर सी एम है वो होगी ओरिजिन के लिहाज से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, और पार्टिकल की सेंटर ऑफ मास की कितनी होगी? आर आई प्राइम। तो आर सी एम प्लस आर आई प्राइम इज इक्वल टू आर आई। अगर फिगर देखें तो आपको पता चलता है कि जिसकी हेड से हेड मिला होता है या टेल से टेल मिली होती है वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। जब मुख्तलिफ वेक्टर ऐड हो रहे हो तो जिसकी हेड से हेड मिला हो और टेल से टेल मिली हो वो रिजल्टेंट वेक्टर है, और वो हमारा है आर आई। तो आर आई इज इक्वल टू आर सी एम प्लस आर आई प्राइम। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 2 को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं बोथ साइड के ऊपर। इक्वेशन नंबर 2 थी आर आई प्लस आर सी एम प्लस आर आई प्राइम। तो जब आप दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा? डी आर आई बाई डी टी। आर आई जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है, तो डी आर आई बाई डी टी ये आ जाएगा वी आई, ये आ जाएगा वी आई इज इक्वल टू, आगे था आर सी एम, डी आर सी एम बाई डी टी वी सी एम बन गया, प्लस आर आई प्राइम था तो डी आर आई प्राइम बाई डी टी ये आ जाएगा वी आई प्राइम, ठीक। ये हमारे पास आगे वेलोसिटी, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। रिकॉलिंग दैट, आप ये याद करना है आपने कि वी आई वेक्टर डॉट वी आई वेक्टर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर होता है। ये क्या मतलब? ये है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। एफएससी में भी और फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये बात पढ़ी थी स्केलर प्रोडक्ट के अंदर कि जब एक वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू डॉट, वी गेट स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। इसी तरह बी डॉट बी जो है, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी स्क्वायर आएगा, सी डॉट सी सी स्क्वायर आएगा, वी डॉट वी वी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हम वी आई वेक्टर डॉट वी आई वेक्टर, दोनों वेलोसिटी सेम है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लिया गया इज इक्वल टू वी आई, मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर ले रही है, वी आई की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया। अब हम वी आई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। वी आई की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 3 से वी सी एम प्लस वी आई प्राइम, ये वी सी एम प्लस वी आई प्राइम, यहाँ भी वी सी एम प्लस वी आई प्राइम लिखा, डॉट वी सी एम प्लस वी आई प्राइम लिखा इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर। अब आपने
इनको थ्रू डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर लेना है। VCM को VCM से, VCM को VCM से थ्रू डॉट को मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन ये सेल्फ डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा VCM डॉट VCM VCM स्क्वायर। जिस तरह VI डॉट VI इज इक्वल VI स्क्वायर था ना, उसी तरह VCM डॉट VCM VCM स्क्वायर, ये चीज़ बन गया। प्लस VI डॉट VI प्राइम डॉट VI प्राइम का स्क्वायर, VI प्राइम का स्क्वायर, प्लस फिर VCM डॉट VI प्राइम प्लस VI प्राइम डॉट VCM। तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं ऑर्डर मैटर नहीं करता। VCM डॉट VI प्राइम हो या VI प्राइम डॉट VCM हो, ये दोनों इक्वल होते हैं। जैसा कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है। दोनों A B cos थीटा थे, ये हम पढ़ चुके हैं। A डॉट B और B डॉट A इक्वल होते हैं। इसी तरह VCM डॉट VI प्राइम इक्वल होगा VI प्राइम डॉट VCM, या आप लिख सकते हो VCM डॉट VI प्राइम प्लस VCM डॉट VI प्राइम। आप ऑर्डर बदल भी सकते हो, VI प्राइम डॉट VCM को VCM डॉट VI प्राइम भी लिख सकते हो। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2VCM डॉट VI प्राइम, 2VCM डॉट VI प्राइम। ये जो VCM है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना VI प्राइम से, तो आ जाएगा VCM डॉट VI प्राइम। फिर VI प्राइम को जब मल्टीप्लाई करोगे VCM से, तो आ जाएगा VI प्राइम डॉट VCM। तो ये दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा, इसलिए ऐड हो गया, बन गया 2VCM डॉट VI प्राइम। सो VCM को VCM से, VCM को VCM से VCM स्क्वायर, VI प्राइम को VI प्राइम से VI प्राइम स्क्वायर, प्लस VCM डॉट VI प्राइम प्लस VI प्राइम डॉट VCM। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों आल्दो ऑर्डर मुख्तलिफ है लेकिन ये सेम आंसर होगा, इसलिए 2VCM डॉट VI प्राइम जब लिया हमने इज इक्वल टू VI स्क्वायर। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास वैल्यू आ चुकी है VI स्क्वायर की। तो अब इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास वो थी K इज इक्वल टू सिग्मा m हाफ MI VI स्क्वायर। तो VI स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर ली है, वो क्या है, वो है VCM स्क्वायर प्लस VI प्राइम स्क्वायर प्लस 2VCM डॉट VI प्राइम। ये आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर VI स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें। टोटल किनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू सिग्मा I हाफ MI इंटू VCM स्क्वायर प्लस VI प्राइम स्क्वायर प्लस 2VCM डॉट VI प्राइम। अब आप थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लें। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा हाफ MI, इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, हाफ MI इंटू VCM स्क्वायर प्लस VI प्राइम स्क्वायर प्लस इसको सेपरेट कर लें, प्लस सिग्मा हाफ MI मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2VCM डॉट VI प्राइम। ये 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या आ गया, K इज इक्वल टू सिग्मा I हाफ MI इंटू VCM स्क्वायर प्लस VI प्राइम स्क्वायर प्लस सिग्मा I MI VI प्राइम डॉट VCM। अब हमें इसका फॉर्मूला पता चल गया, ये क्या चीज़ है, ये है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। और मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो ये बन गया मोमेंटम, इसको लिखेंगे PI प्राइम। तो ये टोटल मोमेंटम बन जाएगा उस बॉडी का, PI प्राइम। ठीक, तो K इज इक्वल टू हाफ MI इंटू VCM स्क्वायर प्लस VI प्राइम स्क्वायर प्लस सिग्मा, इसको क्या लिखेंगे, PI प्राइम। ठीक, क्योंकि एक पार्टिकल जो था ना हमने लिया उसकी मास थी MI, ठीक है, वेलोसिटी होगी VI या VI प्राइम कहते हैं उसको। तो मोमेंटम बना MI VI प्राइम या PI प्राइम।
ठीक, और साथ सिग्मा इन टोटल मोमेंटम बन जाएगा। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इसको मार्क कर लिया। Now the second term on right hand side means sigma I p I prime dot VCM, इसकी बात कर रहा है कि ये जो सेकंड टर्म है राइट हैंड साइड पे इंक्लूड्स द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, क्योंकि सिग्मा भी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, वो सारे पार्टिकल्स का टोटल मोमेंटम हो जाएगा, टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सिग्मा पी आई प्राइम इज इक्वल टू सिग्मा एम आई वी आई प्राइम, ये हमने कहा है। विच इज जीरो इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर ये जीरो होगा, क्यों, क्योंकि वी सी एम जो है वो जीरो के इक्वल है। वी सी एम जो है सेंटर मास पे जो वेलोसिटी है वो जीरो है, इसलिए हम कहेंगे मोमेंटम जो है वो जीरो है। सो एज ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर एट रेस्ट रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, देखें सारे जो पार्टिकल हैं, जो पूरा का पूरा बॉडी है, वो ओरिजिन ओ के लिहाज से तो मूव कर रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास से हर पार्टिकल जो होगा रेस्ट में होगा, क्योंकि जब बॉडी रोटेट करेगा उसका हर पार्टिकल रोटेट करेगा, इसलिए उनके बीच में चेंज इन पोजीशन नहीं आएगी, इसलिए हम कहेंगे वेलोसिटी जीरो है। रिजिड बॉडी के अंदर जो सेंटर ऑफ मास लिया है ना, उसके लिहाज से कोई भी बॉडी मूव नहीं कर रहा होगा, कोई भी पार्टिकल मूव नहीं कर रहा होगा, इसलिए उनका मोमेंटम जीरो आ जाएगा। और अगर आप एक जिस तरह हमने एक सेपरेट अलग से हमने एक पॉइंट ओ लिया था, ओरिजिन लिया था, तो उसके लिहाज से तो बॉडी रोटेट कर रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के लिहाज से कोई पार्टिकल मूव नहीं करेगा, इसलिए हम कहेंगे हर पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। इसलिए इक्वेशन 4 में ये जो राइट साइड पे जो टर्म थी वो कैंसिल हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। हमारे पास क्या बचा, टोटल काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू सिग्मा हाफ एम आई इंटू वी सी एम स्क्र प्लस वी आई प्राइम स्क्र, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये अलग अलग हम अप्लाई कर देंगे इसको। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा आई हाफ एम आई वी सी एम स्क्र प्लस सिग्मा हाफ एम आई वी आई प्राइम स्क्र, ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 5 कह लें। अब देखिए इसमें, सिंस द बॉडी आल्सो रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू सेंटर ऑफ मास, अब बॉडी क्योंकि सेंटर ऑफ मास के गिर्द रोटेट भी कर रहा है, सो वी कैन पुट क्या, ये जो वी आई प्राइम है इसको हम लिख सकते हैं आर आई प्राइम ओमेगा, क्योंकि हम जानते हैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो वी आई प्राइम इज इक्वल टू आर आई प्राइम ओमेगा, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो हमारे पास ये फिर क्या बन जाएगा, इक्वेशन 5 क्या बन जाएगी, के इज इक्वल टू सिग्मा आई 1/2 एम आई वी सी एम स्क्र, ये वैसा का वैसा आ जाएगा, प्लस सिग्मा 1/2 एम आई, जब इसको आप स्क्वायर लेंगे आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और आप जानते हैं रिजिड बॉडी के लिए हर पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, इसलिए ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। तो ये चीज़ जो एम आई आर आई प्राइम स्क्वायर, ये क्या है, एम आर स्क्वायर को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये चीज़ हमारे पास बन गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। सो we can write total kinetic energy is equal to half sigma mi into vcm square plus half sigma mi ri square, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं मेगा स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है तमाम पार्टिकल की मैस का सम है, पार्टिकल की मैस का सम होकर क्या बनता है, टोटल मैस बनती है बॉडी की। ये कैपिटल एम जो हमने शुरू में कहा था कि एक बॉडी है जिसकी मैस एम है, की टोटल मैस आ जाएगी के इज इक्वल टू हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ, ये क्या है, आई सी एम मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास आई सी एम मेगा स्क्वायर। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये दोनों ऐड हो गए टोटल एनर्जी हमारे पास बन गई। यही हमने कहा था कि हमने ये कैलकुलेट करनी है। इन दिस इक्वेशन फर्स्ट टर्म half m VCM square is the
kinetic energy due to pure translational motion of center of mass। ये पूरे के पूरे ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ये kinetic एनर्जी हमारे पास है। इसको हम ट्रांसलेशनल kinetic एनर्जी भी कहते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम वी सी एम स्क्वायर इन सेंटर ऑफ मास की टोटल ट्रांसलेशनल kinetic एनर्जी हाफ एम वी सी एम स्क्वायर होगी एट वेलोसिटी वी सी एम। एंड सेकेंड टर्म ये वाली जो है, सेकेंड टर्म हाफ ICM omega square is the kinetic energy due to pure rotational motion about an axis through center of mass of the body. These two terms are quite independent of each other। अब इन दोनों की जो cause of motion है, इनको जो इनकी डिफरेंट है, एक स्ट्रेट लाइन में है, एक सर्कल में है, ठीक। तो ये दोनों इसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों के अपने अपने काजेज होंगे, अपने अपने रीजंस हैं, ठीक है। दोनों मोशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, दोनों मोशन डिपेंड नहीं करती हैं। सो दीज टू टर्म्स आर क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका क्या मतलब बनता है, वी कैन प्रोवाइड एनी अमाउंट ऑफ रोटेशनल kinetic एनर्जी एंड एनी अमाउंट ऑफ ट्रांसलेशनल kinetic एनर्जी। हम बॉडी को कुछ भी kinetic एनर्जी ट्रांसलेशनल और kinetic एनर्जी रोटेशनल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, while launching a satellite in space, it is set spinning about its axis for stability। ठीक, जब सैटेलाइट को हम स्पेस में भेजते हैं तो उसको अपने गिर्द घुमाते हैं ड्यू टू वेटलेसनेस को ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम उसको उसके गिर्द घुमाते हैं, ठीक। इसको हम रोटेशनल मोशन देते हैं। एंड इंडिपेंडेंटली गिवन की ट्रांसलेशन वेलोसिटी, और उसको ऑर्बिट में भेजने के लिए हम जो है वो ट्रांसलेशन वेलोसिटी भी देते हैं। अब ट्रांसलेशन वेलोसिटी और होती है और रोटेशनल वेलोसिटी जो है वो और होती है। इन दोनों से, ट्रांसलेशन वेलोसिटी से जो हम ऑर्बिट में पुट करने के लिए देंगे, ये kinetic एनर्जी ट्रांसलेशनल बनेंगे, और उसको अपने गिर्द घुमाते हैं, रोटेशनल kinetic एनर्जी होगी। सो ये दोनों अपने अपने तौर पे अप्लाई की जाती हैं। अल्लाह हाफिज़।